हम लोग एसएस में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसमें इंडिया में यूरोपियंस कैसे यहाँ पर आए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कल के वीडियो में जैसे हमने समझा था कि यूरोपियंस हमेशा से इंडिया में आते थे क्योंकि इंडिया की चीज़ों का उन्हें बहुत शौक होता था, खासकर यहाँ के स्पाइसेस है ना, यहाँ के जो मसाले होते उनके वो बहुत शौकीन होते। लेकिन बीच में तुर्की कंट्री में जो कॉन्स्टेंटिनोपल प्लेस था वो वहाँ के तुर्किश मुस्लिम ने बंद कर दिया। इसी वजह से यूरोपियंस को नया रास्ता ढूंढना पड़ा। यूरोपियंस ने नया रास्ता ढूंढा जिसमें सबसे पहले जो वो कोलंबस आए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की जगह अमेरिका ढूंढ लिया था। उसके बाद वास्को द गामा, उन्होंने 1498 में जो है वो ये इंडिया फाइंड किया। वो पोर्टुगीज़ पर्सन थे, इसलिए इंडिया में सबसे पहले वो पोर्टुगीज़ आए थे। फिर इन पोर्टुगीज़ को देखकर फिर डच पर्सन यहाँ पर आए, डच पीपल यहाँ पर आए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद फ्रेंच पीपल आए, जिसमें हम लोग ये समझ रहे थे कि फिर उन सब की आपस में ना बिजनेस की कंपटीशन चलती थी। किसकी? बिजनेस की कंपटीशन चलती थी उनकी आपस में, कि जिनमें जो पोर्टुगीज़ पीपल थे उनको भी जो है वो ये हरा कर से उनका दीव, दमन और गोवा में सिर्फ प्लेस रहा। डच पीपल तो कुछ टाइम में इंडिया छोड़कर ही चले गए। ब्रिटिशर्स हमेशा रहे और जो फ्रेंच पीपल थे वो भी सिर्फ पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर, सिर्फ ऐसी प्लेस उनके पास रही, बाकी सब हट गई। और ब्रिटिशर्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वो बिजनेस करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपना फोर्ट वो सूरत में बनाया था ना, सूरत में। यहाँ पर जो है वो जहांगीर ने उन्हें क्या कहते हैं कि भाई परमिशन दी थी। फिर उसके बाद कहाँ गए थे? तो उसके बाद गए थे बंगाल। अब ध्यान देना कि ब्रिटिशर्स का किस्सा, पूरा एक किस्सा ध्यान से समझना कि क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल गए, है ना। पहले सूरत में अपना फोर्ट बनाया, उसके बाद फिर कुछ टाइम ही में बंगाल गए। बंगाल उस वक्त का बहुत बड़ा प्लेस था और ब्रिटिशर्स को बहुत बेनिफिट वहाँ से मिलने वाला था बंगाल में से। जब वो बंगाल पहुँचे ना, तो वहाँ पर उस वक्त के पहले राजा थे वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने उनको बंगाल में बिजनेस करने की परमिशन दी। कल हमने ये लास्ट पॉइंट समझा था कि शाहजहाँ ने उनको परमिशन दी बंगाल में बिजनेस करने की। तो शाहजहाँ में के परमिशन से कुछ टाइम तक उन्होंने वहाँ पर बिजनेस किया। फिर 1651 में दूसरे मुगल एम्परर औरंगज़ेब आए। औरंगज़ेब वहाँ पर थे। उन्होंने फिर जो है वो ये इनको ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि आप यहाँ पर जो वो बिज़नेस कर सकते हो। पहले भी करते तो थे ही, लेकिन उस बिज़नेस में पहले कैसे है कि जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिज़नेस करते तो राजा को टैक्स देना पड़ता था। ये ब्रिटिशर्स है ना, शाहजहाँ को टैक्स देते थे पहले। लेकिन फिर जब औरंगज़ेब आया ना, तो ब्रिटिशर्स ने उनको मना लिया और यहाँ पर ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स, के टैक्स के बिना जो है वो यहाँ पर बिजनेस करने लगे। मतलब राजा को कुछ भी टैक्स नहीं देते थे, जो भी कुछ मिला सब उनका, ब्रिटिशर्स का खुद का, उनको कुछ भी टैक्स नहीं। उन्होंने यहाँ पर 1651 में बंगाल की हुगली रिवर है उसके पास में जो है वो बिज़नेस की शुरुआत की। अपने फोर्ट यहाँ पर, किले यहाँ पर बनाए, बराबर। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर सैनिक रखे अपने प्रोटेक्शन के लिए भी। और राजा औरंगज़ेब को जो है वो मना लिया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, प्लीज़ हमें ऐसे ही यहाँ पर काम करने दो। तो इमेजिन करो कि वो तो यहाँ पर जो है वो सब फ्री में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल वो पूरी इंडिया में जब काम किया ना, तो ऑलमोस्ट इंडिया का कोई ऐसा बाकी नहीं था कि जिनमें उन्होंने अपना बिजनेस शुरू न किया हो। हर जगह पर अपने किले बना लिए, अपने फोर्ट्स बना लिए उन्होंने, हर जगह पर। लेकिन उनको जो है वो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो बंगाल में। बंगाल सबसे बड़ा जो है वो प्लेस था, सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी ब्रिटिशर्स को बंगाल में से ही मिलता था। जिसमें से पहले के जो राजा थे औरंगज़ेब तो टैक्स नहीं लेते थे। तो औरंगज़ेब के बाद जो राजा है ना, उनके साथ ब्रिटिशर्स की हमेशा कुछ ना कुछ खटपट तो हुई।
जिसमें 100 सालों के अंदर 1757 से लेकर 1857 तक अलग अलग राजा आए। फ्रॉम डिफरेंट नवाब ऑफ बंगाल मेड डिस्प्यूट विद ब्रिटिशर्स। हर एक ने ब्रिटिशर्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई जो है वो परेशानी की, क्योंकि औरंगज़ेब ने वो ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि आप टैक्स मत देना। ये तो ये राजा थे, लेकिन औरंगज़ेब के बाद जो दूसरे राजा आए, जैसे कि सबसे पहले राजा आए थे वो थे मुर्शिद अली खान। मुर्शिद अली खान आए उसके बाद, औरंगज़ेब के बाद। तो उन्होंने तो ये कहा ना कि भाई वो औरंगज़ेब भले टैक्स नहीं लेता था, आप हमें टैक्स दो। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप तो टैक्स दो। तो ब्रिटिशर्स कैसे उनको टैक्स दे सकते हैं? उनमें हमेशा वो खटपट होती थी ना। वो जो है वो ये परेशानी और थोड़ी बढ़ी कि जब मुर्शिद अली खान के बाद दूसरे राजा आए, वो है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के साथ भी उनकी ये परेशानियाँ बढ़ती गई। ये परेशानी बढ़ती गई कि टैक्स लेना है कि नहीं लेना है। और अली वर्दी खान के बाद वो तीसरे राजा आए थे, वो थे सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के ही बेटे थे सिराजुद्दौला, वो आए। सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स से सच में बहुत गुस्सा था, और ये जो है वो परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिराजुद्दौला तो ब्रिटिशर्स के साथ सीधी लड़ाई ही करना चाहते थे। वो तो मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई मौका मिले तो वो तो ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर दें। उन्हें ब्रिटिशर्स पसंद नहीं थे। तो फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है वो इतने साल, 100 साल से बिज़नेस कर रहे थे। अब वो यहाँ पर पहली बार ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई। वो लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी। वो लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी थी। बैटल ऑफ प्लासी। अब ये जो टाइमिंग था ना, ये जो टाइमिंग था, इस टाइमिंग के अंदर बंगाल के राजा थे, वो थे सिराजुद्दौला। ध्यान से समझना, यहाँ से शॉर्ट पॉइंट है, लेकिन ये पूरा टॉपिक ध्यान से समझना। बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के राजा उस वक्त सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला वैसे ही अंग्रेज़ों से जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और ना ही अंग्रेज़ जो है, ना ही ब्रिटिशर्स वो इनको ज़्यादा पसंद करते थे। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है वो राजा से हट जाए, जिससे दूसरा कोई राजा है ना तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन सिराजुद्दौला ने जो है वो ये क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ़ चले गए। वो तो ये कहते कि भाई मैं ही राजा बन के रहूँगा, कि उल्टा वो ब्रिटिशर्स को जो है वो धमकी देते थे कि आप हमारे कामकाज में दखल अंदाजी मत करो। ठीक है। इवन सिराजुद्दौला वो ब्रिटिशर्स को कोई परमिशन नहीं देते थे कि बंगाल में कहीं पर भी कोई नया फोर्ट बनाए। पहले जो किले बन गए सो बन गए, अब कोई नया फोर्ट बनाना, कोई नया किला या कोई नई जो है वो बिल्डिंग बनाने की परमिशन सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को नहीं दे रहे थे। फिर भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में जो है वो एक फोर्ट्रेस बना दिया, एक छोटा सा किला जो है वो बनाया वहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा किला बनाया, और वहाँ पर जो है वो बिना सिराजुद्दौला के परमिशन के ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर एक किला बना दिया। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बिना परमिशन के किला बनाया ना, तो सिराजुद्दौला को भी गुस्सा आया कि मैं मुझसे पूछे बिना ही उन्होंने कोलकाता में किला बनाया। तो सिराजुद्दौला ने भी बिना पूछे वहाँ पर अपने सैनिक भेज दिया, पूरे के पूरे किले को, पूरे फोर्ट्रेस को तोड़ दिया। भाई ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे बनाया तो हमने भी बिना पूछे तोड़ दिया। और इसकी वजह से दोनों के बीच में एक लड़ाई जैसा जो है वो ये एटमॉस्फेयर हो गया, और दोनों ने डिक्लेयर किया कि अब सामने जो है वो एक दूसरे से लड़ाई से ही फैसला होगा। और वहाँ पर ये बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई। बैटल ऑफ प्लासी में उस वक्त जो है वो ब्रिटिशर्स अपनी छोटी सी सेना लेकर आए थे। ब्रिटिशर्स ने पहले कभी तो लड़ाई की नहीं थी ऐसी, है ना। इंडिया में उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी अभी तक, तो वो सिर्फ बिज़नेस कर रहे थे, उन्हें लड़ाई की क्या ज़रूरत। लेकिन अब वो लड़ाई करने आए थे तो उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी सिराजुद्दौला के पास सेना थी। उनके पास उनकी छोटी सी सेना थी। उस सेना के जनरल वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव वो जो है वो उसके जनरल थे, और उनको भी पता था कि सामने सिराजुद्दौला की सेना इतनी बड़ी है कि हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। ब्रिटिशर्स को भी इतनी तो समझ थी ना कि सामने वो इतने बड़े राजा हैं, उनकी सेना तो इतनी बड़ी थी, उनके सामने ब्रिटिशर्स की सेना छोटी सी, क्या उनके सामने तो वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्स्पिरेंसी प्लान की। कॉन्स्पिरेंसी मतलब कि एक समझो ना, एक षड्यंत्र रचा
एक प्लानिंग की, धोखा रचा उन्होंने कि कैसे धोखे से अब उन सिराजुद्दौला को हराएंगे, है ना। कि ब्रिटिशर्स को पता था कि सीधे से अगर लड़ाई करेंगे तो हम तो हार जाएंगे भाई, जीतेगा सिराजुद्दौला ही। इसलिए उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी बनाई, एक षड्यंत्र रचा, एक प्लानिंग की उन्होंने कि अब धोखे से हराएंगे इसको, सिराजुद्दौला को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो नवाब थे ना सिराजुद्दौला, उस नवाब के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र, और दूसरे एक उनके साथी थे सेठ हमीचंद। ये सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र और दूसरे सेठ हमीचंद, इन दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कब्ज़े में कर लिया। कैसे? ब्रिटिशर्स वो क्या कहते हैं, लालच देकर, रिश्वत देकर उन्होंने इस मीर जाफ़र को अपने कब्ज़े में और सेठ हमीचंद को भी अपने कब्ज़े में कर लिया और प्लानिंग की। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को जो है, ये मीर जाफ़र को ये लालच दी कि भाई तुम जो है वो सिराजुद्दौला को धोखे से मार देना और उसके बदले में हम तुम्हें वहाँ का राजा बना देंगे, बंगाल का राजा बना देंगे। मीर जाफ़र अभी तक सिर्फ सेनापति था, तो उनको भी राजा बनने की लालच तो थी ना। तो ब्रिटिशर्स ने वो लालच दी उन्हें कि भाई तुम सिराजुद्दौला को मार देना, लड़ाई में धोखे से मार देना, और भाई हम तुम्हें फिर वहाँ का राजा बना देंगे। तो इस लालच से मीर जाफ़र जो है वो ये मान गया। ये फिर ब्रिटिशर्स की पहली लड़ाई हुई, और ये पहली लड़ाई जो हुई ना, वो लड़ाई ऐसी थी जो आधे दिन में ख़त्म हो गई। आधे दिन में ही, सुबह शुरुआत हुई और आधे दिन में तो लड़ाई पूरी भी हो गई। क्यों पूरी हो गई? क्योंकि लड़ाई शुरू होते ही मीर जाफ़र ने सिर्फ एक ही काम किया कि वो जाकर सीधे ही धोखे से पीछे से जाकर और सिराजुद्दौला को मार दिया। पीछे से उनको मार दिया सिराजुद्दौला को। अब राजा ही मर गया तो अब लड़ाई कैसी? जिसमें सीधा सीधा जो है वो ये सिराजुद्दौला हार गए, ये हार गए राजा, और ब्रिटिशर्स जीत गए, है ना। ब्रिटिशर्स वॉन। ये ब्रिटिशर्स की पहली लड़ाई थी कि जिसमें वो पहली बार जीते। लेकिन कैसे जीते? धोखा देकर जीते थे। सही बात है कि नहीं? तो इस तरह से अपना फ़ायदा निकालने के लिए ब्रिटिशर्स लड़ाई तक भी आ गए, और लड़ाई को जीतने के लिए वो जो है वो दूसरे को धोखा देने तक भी आ गए। तो अब जब ये बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हुई ना, तो बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हुई तो जैसे ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि वो मीर जाफ़र को बंगाल का राजा बना देंगे। उन्होंने क्यों वादा किया था मीर जाफ़र को? पता है कि उन्होंने मीर जाफ़र को लालच दी कि भाई हम जो है वो तुम्हें बंगाल का राजा बना देंगे। तो इससे ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा कि अब फिर से ब्रिटिशर्स से कोई भी टैक्स लेगा नहीं, बंगाल में उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे जो हमने नाम पढ़े थे सब कि औरंगज़ेब जो है वो ब्रिटिशर्स से टैक्स नहीं लेते थे। समझना, ये पूरा जो है वो एक प्लानिंग चल रही थी कि औरंगज़ेब ब्रिटिशर्स से टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन जो दूसरे राजा थे वो सब ब्रिटिशर्स से टैक्स लेना शुरू कर रहे थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं था। इवन सिराजुद्दौला भी लेते थे। तो इसलिए तो जब ये लड़ाई हुई ना, तो उन्होंने मीर जाफ़र को कहा कि तुम राजा बन जाना, है ना, और उस सिराजुद्दौला को मार दो। तो उन्होंने मार दिया और मीर जाफ़र राजा बन गया। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब जब मीर जाफ़र राजा बन गए तब वो हमसे टैक्स नहीं लेंगे, वो तो अब हमारा साथ देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद मीर जाफ़र ने भी पलटी मार दी। उन्होंने भी जो है वो ये बदल गए। उल्टा वो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को राजा बनाया, तो अब मीर जाफ़र ही ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए। इसकी वजह से कुछ ही टाइमिंग में ब्रिटिशर्स की एक और लड़ाई हुई, जिस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। कौन सी लड़ाई हुई? बैटल ऑफ बक्सर हुई। थोड़े ही टाइम में ये दूसरी लड़ाई भी हुई। ये कैसे हुई? अब इसकी सिचुएशन समझना आप लोग पूरी, कि जैसे मैंने बताया कि प्लासी की लड़ाई जब कंप्लीट हुई, बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हुई, तो मीर जाफ़र को जो है वो बंगाल का राजा बना दिया गया। तो कंपनी को ऐसा लगता था, मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि मीर जाफ़र तो अपना इंसान हो गया, ये तो अपना आदमी है, अब ये तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन मीर जाफ़र ने पलटी मार दी। उन्होंने जो है वो ये उल्टा ही काम कर दिया, उल्टा वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गया। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को गुस्सा लगा कि एक तो भाई मैंने आपको राजा बनाया और उल्टा आप मेरे ही खिलाफ़ जा रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने गुस्से में मीर जाफ़र को राजा से हटा दिया। ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हम आपको राजा बनाते हैं हमारी मर्ज़ी से।
तो अब वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में था ना, तो ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि मीर जाफ़र हमारा साथ नहीं दे रहा है तो उसको राजा के पद से हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स डीथ्रॉन मीर जाफ़र एंड मेड मीर कासिम द नवाब। तो इसलिए उन्होंने डीथ्रॉन मतलब राजा के पद से हटा दिया उनको। उन्होंने मीर जाफ़र को जो है वो वहाँ से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई चलो अब मीर जाफ़र हट जाए, दूसरा एक सेनापति था वो था मीर कासिम, कि भाई इसको जो है वो ये नवाब बनाते हैं कि अब ये हमारा साथ देगा। मीर जाफ़र को राजा बनाया, उसने तो साथ दिया नहीं, तो चलो अब मीर कासिम हमारा साथ देगा। ब्रिटिशर्स को जब ऐसा लगा ना, लेकिन ये बात भी उल्टी पड़ गई क्योंकि मीर कासिम उनसे भी ज़्यादा एम्बिशियस निकला। मीर कासिम मोर एम्बिशियस, उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस, मतलब समझो कि भाई उससे भी ज़्यादा जो है वो ये लालची निकला कि कम से कम मीर जाफ़र जो था वो कुछ बातें तो सुनता था। मीर कासिम तो ब्रिटिशर्स की कोई बात नहीं सुनता था। तो ब्रिटिशर्स को और गुस्सा लगा कि भाई हमने मीर कासिम को जो वो राजा बनाया वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने फिर से क्या किया, तो उन्होंने फिर से अब मीर कासिम को हटा दिया और जो पहले थे ना वो मीर जाफ़र को ही फिर से नवाब बना दिया कि मीर कासिम रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड द नवाब। ब्रिटिशर्स ने कहा कि कम से कम मीर जाफ़र हमारी कुछ बातें तो सुन रहा है, वही अच्छा है, कि मीर कासिम तो कुछ भी नहीं सुनता है फिर। तो इसलिए उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को ही फिर से राजा बना दिया, है ना। कैसे एक पिक्चर की स्टोरी की तरह होता था, लेकिन ये सब सच में हुआ था। हाँ, ये जो है वो उस वक्त सच में ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया। अब जब उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को जो है वो ये राजा बना दिया, तो मीर कासिम को लगा गुस्सा कि भाई मुझे राजा बनाकर फिर हटाया क्यों, है ना। मीर कासिम को जो है वो गुस्सा लगा और इसकी वजह से जो है वो ये मीर कासिम ने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। फिर मीर कासिम वो तो अलग हो गए ना, उसको राजा से हटा दिया, तो मीर कासिम गए अवध के नवाब के पास, नवाब ऑफ अवध के राजा के पास गए, और दूसरे एक साथी थे उनके, वो थे शाह आलम। इन दोनों के साथ मिले और एक बड़ी सी सेना बनाई और उस सेना से डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये पूरी सेना लेकर ब्रिटिशर्स के सामने अटैक करेंगे, और वो पूरी सेना लेकर ब्रिटिशर्स के सामने गए और उनके साथ ये दूसरी लड़ाई हुई जो थी बैटल ऑफ बक्सर नाम के मैदान में जो है वो ये लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर ये हुई जिसमें एक तरफ जो है वो ये 3 टीम थी। मीर कासिम की सेना, नवाब ऑफ अवध मीन्स अवध के राजा, और तीसरे शाह आलम। एक तरफ 3 लोगों की सेना और एक तरफ अकेला मीर जाफ़र और ब्रिटिशर्स ये दोनों साथ में ही थे, मतलब उनका एक ही यूनिट गिनो, एक तरफ ये एक थे और दूसरी तरफ ये तीनों थे। तो अब इसमें जो है वो ये लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में ब्रिटिशर्स रियली जो है वो ये जीते। मीर जाफ़र की सेना के सामने ये तीनों सेना टिक नहीं पाई। ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र साथ में थे ना, उनके सामने ये तीनों नहीं टिक पाए और तीनों जो है वो ये हार गए। जीते कौन? मीर जाफ़र और ब्रिटिशर्स ही जीते, जिसमें बंगाल के राजा मीर जाफ़र ही बने रहे, बराबर। लेकिन उसके जो है वो 1 साल बाद 1764 में लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन जीते? मीर जाफ़र जीते। ये तीनों तो हार गए, ख़त्म हो गई बात उनकी। मीर जाफ़र जीते, लेकिन 1 साल बाद 1765 में ही मीर जाफ़र की नेचुरल डेथ हो गई। नेचुरल डेथ होती है ना, एज की वजह से या कोई भी वजह से वो डेथ हो गई। अब मीर जाफ़र की भी डेथ हो गई, तो अब बंगाल का राजा कौन बने? अब कोई बचा ही नहीं ना। जो बाकी के राजा थे वो तो सब हार गए। मीर जाफ़र अकेला बंगाल का राजा था, लेकिन 1765 में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी कोई संतान या और कोई था नहीं जो राजा बन सके। तो इसीलिए अब जो है वो ये ब्रिटिशर्स वो वहाँ के राजा बन के बैठ गए। बंगाल के राजा कौन बन के बैठ गए? ब्रिटिशर्स बन के बैठ गए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स की, जैसे समझो यहाँ इंडिया में यहाँ से एक नई शुरुआत थी
क्योंकि अभी तक क्या था, तो अभी तक इतने सालों तक, करीबन 100 सालों तक अभी तक वो यहाँ पर सिर्फ बिज़नेस करते थे, सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस कर रहे थे। लेकिन अब वो यहाँ के राजा बन गए। तो ब्रिटिशर्स पहले बंगाल के राजा बने ना, तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्लेसेस के पूरे दीवानी राइट्स अपने कब्जे में कर लिए। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स लेने के राइट्स। मतलब अब क्या था पता है कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिज़नेस करते तो उनको राजा को टैक्स देना पड़ता था ना, लेकिन अब तो ये खुद राजा बन गए, तो अब ये टैक्स देते नहीं थे, उल्टा लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगह से जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिया। मतलब अब ब्रिटिशर्स का बिज़नेस भी चलता था अपनी कंपनी भी चल रही थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ में ब्रिटिशर्स राजा भी बन गए, तो जिससे अब लोगों से भी टैक्स लेते थे। तो ब्रिटिशर्स डबल बेनिफिट में थे। अब सोचो कि वो डबल बेनिफिट में और नुकसान में कौन, डबल नुकसान में कौन, तो वो यहाँ के इंडियंस थे। तो यहाँ से तो समझो ब्रिटिशर्स की नई शुरुआत थी एक। जब वो राजा बन गए तो वो राजा बनकर चुप रहने वाले थे, उनको तो पावर मिल गया ना ब्रिटिशर्स को, वो चुप नहीं रहने वाले थे। तो फिर ब्रिटिशर्स तो जब राजा कोई भी बनता तो वो क्या करता, दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई और दूसरे राजाओं को हराकर उनका राज्य भी अपने कब्जे में कर लेता। ऐसे ही करता ना हर राजा। और ये फिर ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। वो बंगाल के राजा बने ना, तो आसपास के दूसरे राजाओं के साथ भी वो फिर से उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की, और लड़ाई करके धीरे धीरे आसपास की जगह भी जीतने लग गए। और सिर्फ आसपास की जगह नहीं, धीरे धीरे करते हुए पूरी इंडिया में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, जैसे पूरी इंडिया के वो राजा बन गए। मतलब एक समझो कि कैसे हुआ था पता है कि 1600 में, ये ईयर समझना ध्यान से, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन ये पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ईयर 1600 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री की थी, 1600 में, ठीक है, सूरत में अपना पहला किला बनाया था। फिर बिजनेस करते 1764 में उनका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और 1764 में वो यहाँ के राजा बन गए। मतलब पहले के 1600 से लेकर 1764 तक, मतलब करीबन 150 साल तक वो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ बिजनेस। उसके बाद 1764 में वो यहाँ के राजा बन गए, तो मतलब अब तो उनको और पावर मिल गया। 1764 से वो कंटिन्यू राजा ही बने रहे। उसके बाद 1857 में, ये आगे के चैप्टर्स में देखेंगे डिटेल में, कि 1857 में पहली बार ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई थी। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ किसी ने पहली लड़ाई शुरू की थी कि अब ब्रिटिशर्स बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। 1764 में वो राजा बने ना, इमेजिन करो 1764 से लेकर 1857 तक, मतलब करीबन कुछ 90 सालों के आसपास, 90 ईयर्स के आसपास हो गया था कि 90 ईयर्स में तो ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया पे कब्जा कर लिया था। कोई ऑलमोस्ट सब स्टेट उनके कब्जे में थे, कुछ भी बाकी नहीं था। और 1857 में पहली बार मंगल पांडे नाम के इंसान थे, मंगल पांडे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ पहली लड़ाई शुरू की कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकल जाना चाहिए। उससे पहले कोई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पाता था। पहले इंसान थे मंगल पांडे के, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जो हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। तो 1857 में उनके ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हुई। फिर एक मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई, तो धीरे धीरे दूसरों को भी हिम्मत आई कि नहीं, इनके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। उन्होंने भी शुरुआत की, और वो लड़ाई करते फाइनली 1947 में ब्रिटिशर्स यहाँ से बाहर गए, हार कर वो बाहर गए। कब? 1947 में वो गए। मतलब हमने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ है ना, हमारी इंडिया ने 90 ईयर्स तक, 1857 से लड़ाइयाँ शुरू हुई तो 1947 तक, 90 ईयर्स, 90 सालों तक हमने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ की हैं। छोटी मोटी यहाँ वहाँ की हर तरह की लड़ाइयाँ हमने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ की।
तब उन्होंने हार मानकर 1947 से गए। मतलब अगर पूरा हिसाब लगाए ना तो 1600 से लेकर 1947 तक कुछ करीबन 350 साल ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे थे, उसके बाद वो यहाँ से गए हैं, है कि नहीं? है ना, इतना इंटरेस्टिंग। ये हमारी इंडिया की रियल बातें हैं जो हमारे यहाँ पर हुई हैं, कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। तो अब इनके इसमें क्या हुआ था, कैसी लड़ाइयाँ क्यों हुई थी, ये सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।